हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग अभी सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर स्टडी कर रहे हैं और सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में अभी हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले वीडियोज़ में आपको एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सरफेस टेंशन, डिजॉर्प्शन, सॉर्प्शन, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, नेगेटिव एडजॉर्प्शन, थर्मोडायनामिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है, एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस, ये सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। अभी हम लोग एडजॉर्प्शन का टाइप पढ़ेंगे यहाँ पर, फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा उस फोर्स के स्ट्रेंथ के आधार पर हम लोग एडजॉर्प्शन को दो भाग में बांट देते हैं। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, एक है हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिजिजॉर्प्शन, ठीक है, या वांडर वाल एडजॉर्प्शन भी कहा जाता है। वांडर वाल एडजॉर्प्शन भी कहा जाता है। क्लियर है? क्या है फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन या वांडर वाल एडजॉर्प्शन, है ना? तो उसको हम लोग फिजिकल या फिजिजॉर्प्शन बोलते हैं, जिसमें एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच वीक वांडर वाल फोर्स काम करता है। यानी एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्बेट जो है एक वीक फोर्स से आकर के अटैच कर जाएगा, जो फोर्स वांडर वाल होगा। वांडर वाल फोर्स कहते हैं उसको। ठीक है, चूंकि यहाँ पर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच वीक वांडर वाल फोर्स लगेगा, जिसके कारण दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा, तो इसको हम आसानी से अलग भी कर सकते हैं। यानी एडजॉर्बेंट के सरफेस से एडजॉर्बेट को ईजिली अलग किया जा सकता है, प्रेशर को घटा करके भी या टेम्परेचर को बढ़ा करके। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो वीकली अटैच होगा एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट, वो अलग हो जाएगा फिर से। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि फिजिकल एडजॉर्प्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, यानी ये रिवर्स हो सकता है इजीली। ठीक है, आई बात समझ में? इसी तरह हम लोग समझेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन में जहां एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच वीक वांडर वाल फोर्स केवल काम करता है, वहीं केमिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है और केमिकली रिएक्ट करके वो बॉन्ड बना लेगा, यानी कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड बन जाता है। कोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड को कोई भी बॉन्ड बन सकता है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच। ठीक है, यानी एक तरह से समझो केमिकल एडजॉर्प्शन में वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होगा, तो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच एक केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जो इजीली रिमूव नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी केमिकल एडजॉर्प्शन रिवर्स नहीं होगा, वो इरिवर्सिबल नेचर का होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखो, अभी जो यहाँ पढ़ा रहे हैं हम आपको फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन, दोनों का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी स्टडी करते चलेंगे साथ साथ में, और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे दोनों का, और समझो एक तरह से दोनों का डिफरेंस भी तैयार हो जाएगा। यहाँ हम दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, ऑटोमेटिक का वो एक दूसरे का डिफरेंस भी होगा, अगर पूछेगा यही डिफरेंस लिखेंगे। जैसे एक डिफरेंस अभी बताया कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में वीक वांडर वाल फोर्स काम करता है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट केमिकली रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेगा, जहां पर दोनों के बीच कोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्स हो सकता है क्योंकि वीक फोर्स काम करता है वहां पर, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन इरिवर्सिबल होगा क्योंकि वहां एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है। ठीक है, तीसरी बात कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है
वो नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक कहने का मतलब कि कोई अगर एडजॉर्बेंट है, मान लो कि सिलिका जेल है या कोई एडजॉर्बेंट जो होगा वो किसी भी गैस को एडजॉर्ब कर सकता है अपने सरफेस पर। कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं होता है कि ये एडजॉर्बेंट है तो इसी गैस को एडजॉर्ब करेगा, ऐसा नहीं है। फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में ऐसी बात नहीं है। कोई भी एडजॉर्बेंट होगा किसी भी गैस को वो अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर सकता है। हाँ, एक्सटेंट अलग अलग होगा, कोई गैस ज़्यादा एडजॉर्ब हो सकता है, कोई गैस कम एडजॉर्ब हो सकता है, ये संभावना है। लेकिन एडजॉर्प्शन सभी गैस का होगा, एक्सटेंट अलग अलग हो सकता है, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है फिजिकल एडजॉर्प्शन। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो हमारा स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी एडजॉर्बेंट के सरफेस पर कोई भी आकर के केमिकली रिएक्ट कर लेगा या केमिकली बॉन्ड बना लेगा, ऐसा नहीं होता है। केमिकल बॉन्ड स्पेशलाइज्ड है, कोई भी सरफेस पर कोई भी सब्सटेंस आके बॉन्डिंग नहीं कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ फिजिकल एडजॉर्प्शन हमारा नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, इतनी बात को समझे। तो हम यहाँ इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ये एक्चुअली फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। सारी कहानी को सुन लीजिए, सबको नोट कर देंगे, आप उसे उतार लीजिएगा कॉपी पर। ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ो कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा उसमें या तो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं लगेगा या बहुत बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा। क्यों? क्योंकि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच जो वीक वान डर वाल फोर्स काम करता है, तो वान डर वाल फोर्स तो एक यूनिवर्सल फोर्स है, किसी भी दो बॉडी के बीच वो काम करता है, किसी भी दो सब्सटेंस के बीच वो काम करता है। वहाँ कोई स्पेशली हमको अलग से कोई बॉन्डिंग की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में क्या होगा, एडजॉर्बेंट के सरफेस पर हल्का प्रेशर लगाएंगे तो गैस उसके सरफेस पर आकर के एडजॉर्ब हो जाता है। उस दरमियान किसी प्रकार का हमको एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरी नहीं पड़ा कि कुछ हीट देंगे या कुछ करेंगे या उसको एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ही फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा, ऐसा नहीं है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, कोई हमें एक्टिवेशन एनर्जी नहीं देना होगा। ठीक है। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच केमिकल रिएक्शन होगा, बॉन्डिंग होगा, और हम जानते हैं कि नॉर्मल कंडीशन पर बॉन्डिंग नहीं होता है, तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, बॉन्डिंग कराने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। यानी कहने का मतलब कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में जहाँ कोई एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी, वहीं केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। क्यों? एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच ताकि बॉन्डिंग हो सके, तो बॉन्डिंग के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, अगर उस सब्सटेंस के पास वो एनर्जी नहीं है तो हमें तो देना पड़ेगा एनर्जी, तब तो वो एक्टिवेट होकर के फिर से बॉन्डिंग करेगा। ये डिफरेंस भी होते जा रहा है, साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग साथ साथ सीखते जा रहे हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तीसरी बात समझो कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होगा वो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बना सकता है। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, जैसे देखो ये मान लो हमारा एडजॉर्बेंट है, ठीक है, इसके सरफेस पर आकर के कोई गैस का जो मॉलिक्यूल है एडजॉर्ब हो गया, यहाँ एक लेयर बना। अब चूंकि वान डर वाल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है, तो इसके ऊपर जो और भी गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी इस पर आके एडजॉर्ब होगा, एक और लेयर बन गया। ऐसा इसके ऊपर समझो कि और लेयर बनते चला जा सकता है ना। ये आप कह सकते हैं कि जो ये लेयर है एडजॉर्बेंट का, इससे ये लेयर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन एक लेयर जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो ऊपर दूसरा तीसरा चौथा लेयर को तो अपने सरफेस पर एडजॉर्ब तो करा ही सकता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल फोर्स है वान डर वाल फोर्स। इसके और फर्स्ट लेयर के बीच भी वान डर वाल फोर्स है, फिर ये दूसरे लेयर को फिर तीसरे लेयर को वान डर वाल फोर्स से एडजॉर्ब कर लेगा अपने सरफेस पर। तो हम कह सकते हैं कि इस एडजॉर्बेंट के सरफेस पर कई लेयर तैयार हो जा सकता है। कहेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर होगा, मल्टी लेयर्ड हो सकता है। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा, यूनी मॉलिक्यूलर लेयर होगा, यूनी लेयर होगा, सिंगल लेयर्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये हो गया आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा
कि ये जो सरफेस है इस पर आकर के जो लेयर बनाएगा वो तो केमिकली बॉन्ड बना लेगा। वो तो इसके साथ केमिकल बॉन्ड बना लिया ना। अभी केमिकल बॉन्ड जब इसके साथ बना लेगा तो फिर ये ऊपर वाले जो यहाँ पर और भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसके साथ तो केमिकली बॉन्ड तो कर नहीं पाएगा वो, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल सब जो है इसके मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये एक लेयर बन गया। अब ये जो है ऊपर का लेयर अपने ऊपरी मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ सिंगल लेयर हो गया। इसका मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म कर सकता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन जो होगा सिंगल लेयर्ड होगा, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है, तो फिर अब आगे समझो इस चीज को कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होगा उसमें एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच चूंकि वीक वांडर वाल फोर्स काम करेगा, तो हम जानते हैं कि एडजॉर्प्शन का प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जहां वीक फोर्स काम करेगा वहां कम एनर्जी रिलीज होगा। इसका मतलब हुआ कि इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए वो कम होगा, 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन फिजिकल एडजॉर्प्शन। यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच चूंकि वीक वांडर वाल फोर्स काम करता है, वीक फोर्स काम करता है, वीक फोर्स बनता है, इसलिए वहां पर कम एनर्जी रिलीज होगा। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में क्या होगा, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच केमिकल बॉन्ड बनेगा, केमिकली रिएक्ट करेगा एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, तो वहां ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो एनसीईआरटी में अलग वैल्यू देता है, अदर बुक में अलग वैल्यू दिया हुआ है। एनसीईआरटी में केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन 80 से यानी 80 से लेकर के 240 किलो जूल पर मोल देता है, जबकि दूसरे कई सारे बुक्स ऐसे हैं जो 200 किलो जूल से 400 किलो जूल तक एनर्जी रिलीज दर्शाता है केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में। यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन में 20 से 40 किलो जूल रिलीज होगा, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में 80 से 240 किलो जूल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। जबकि अदर्स बुक में जो है, अदर बुक्स में जो है वो आपको 200 से लेकर 400 किलो जूल दर्शाता है। अब सोच रहे हो सर किसको मानेंगे? अंडरस्टूड है, एनसीईआरटी गलत भी लिख रहा है तो सही उसी को मानना होगा। तो 80 से 240 ही आप याद रखोगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये डिफरेंस भी हो रहा है, साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग समझते जा रहे हैं दोनों का, फिजिकल का और केमिकल एडजॉर्प्शन का। अब समझो एक फैक्टर और भी है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। सरफेस एरिया अगर बढ़ता है एडजॉर्बेंट का तो फिजिकल एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, और अगर केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो वहाँ भी एडजॉर्बेंट के सरफेस एरिया बढ़ने से केमिकल एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। यानी सरफेस एरिया, यानी जैसे मान लो सरफेस है, इस पर एडजॉर्ब हो रहा है तो सरफेस एरिया कम रहेगा तो कम एडजॉर्ब होगा। अगर इसी का सरफेस एरिया हम बढ़ा देंगे तो ज़्यादा एडजॉर्ब होगा। तो दोनों स्थिति में फिजिकल एडजॉर्प्शन भी सरफेस एरिया बढ़ाने से बढ़ेगा, ठीक है, और केमिकल एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा एडजॉर्बेंट के सरफेस एरिया बढ़ाने से। है ना, समझ में आई बात? कोई दिक्कत है? क्लियर है? अब फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा कि अगर हम हीट देंगे तो क्या होगा, जो एडजॉर्ब लेयर होगा वो डिजॉर्ब हो जाएगा। यानी जो गैस एडजॉर्ब हुआ होगा वो अलग हो जाएगा एडजॉर्बेंट के सरफेस से। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सबसे पहले जो हीट देंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे वह एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी का काम करेगा। यानी केमिकल एडजॉर्प्शन के रेट को बढ़ा देगा एक पार्टिकुलर टेम्परेचर तक, और उससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, जो केमिकल बॉन्डिंग हुआ होगा एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच, उसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। तो फिर उसके बाद उसका भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। समझे क्या बोले? सो फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में हर स्थिति में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज करेगा, मतलब जो एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स है एडजॉर्बेट का वो डिजॉर्ब हो जाएगा हर स्थिति में टेम्परेचर बढ़ाने से। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पहले केमिकल एडजॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा, फिर उसके बाद घटने लगेगा। शुरू में इसलिए बढ़ेगा कि टेम्परेचर बढ़ाए हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी की तरह काम कर लेगा,
केमिकल रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का काम करेगा, लेकिन जब वो एक पॉइंट तक पहुंच करके बॉन्डिंग कर लेगा उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर तो बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। समझे? यहाँ तो कोई दिक्कत है? बस इतने ही बात को हम लोग लिखेंगे, हमारा फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन फिनिश्ड हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग फिजिकल एड्जॉर्प्शन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा लिख लेते हैं, फिर बोर्ड मिटाएंगे, फिर केमिकल एड्जॉर्प्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख लेंगे, ऑटोमेटिक वो हमारा डिफरेंस भी हो जाएगा। तो बच्चों फिजिकल एड्जॉर्प्शन का यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा है, यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, बोर्ड हमारा भर चुका है, फिर इस पूरे बोर्ड को मिटाएंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल अभी जो हम लिखे हैं यहाँ पर पहले इसको समझ लेते हैं क्या है इसको। फिजिकल एड्जॉर्प्शन को फिजिजॉर्प्शन और वांडर वाल एड्जॉर्प्शन भी कहा जाता है। ठीक है? इफ द पार्टिकल्स ऑफ एन एड्जॉर्बेट, अगर किसी एड्जॉर्बेट का पार्टिकल एड्जॉर्बेट are held to the surface of adsorbent by the van der Waals force। ठीक है? मतलब कि जब एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर एड्जॉर्बेंट का पार्टिकल्स van der Waals फोर्स से अटैच होगा तो उसे हम लोग फिजिजॉर्प्शन कहते हैं। सिंस द फोर्स इज वीक, क्योंकि ये van der Waals फोर्स वीक फोर्स होता है, इसीलिए ये फोर्स जो है आसानी से टूट सकता है, खत्म हो सकता है। ये फोर्स कैसे? टेम्परेचर बढ़ा करके या प्रेशर घटा करके हम फोर्स को हटा सकते हैं। एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेट के बीच जो वीक फोर्स लगा है, थोड़ा सा हीट करेंगे तो टूट जाएगा। चूंकि गैस एड्जॉर्ब हुआ है तो किसी न किसी प्रेशर पर हुआ होगा, अगर प्रेशर को हम कम कर दें तो भी एड्जॉर्ब गैस हट सकता है। ठीक है? इसका मतलब है कि फिजिजॉर्प्शन आसानी से रिवर्स किया जा सकता है। अब आइए कैरेक्टरिस्टिक्स में। नॉन स्पेसिफिक, मतलब फिजिजॉर्प्शन जो है नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एड्जॉर्बेंट जो है अपने सरफेस पर किसी भी गैस को यानी एड्जॉर्बेंट को वीक van der Waals फोर्स से अटैच कर सकता है, एड्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि van der Waals फोर्स जो है एक यूनिवर्सल फोर्स है, इसीलिए कोई भी गैस जो होगा एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर एड्जॉर्ब हो सकता है, भले उसका एक्सटेंट कुछ भी हो। कोई गैस है जो ज़्यादा मात्रा में एड्जॉर्ब हो सकता है, कोई गैस है कम मात्रा में हो सकता है। किस बात पर डिपेंड करेगा? ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा गैस ईजिली लिक्विफाइड होने वाला है। जो गैस ईजिली लिक्विफाइड हो सकता है, यानी जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक होगा, ठीक है, वह गैस ज़्यादा मात्रा में एड्जॉर्ब होगा। यानी जो गैस इजीली लिक्विफाइड हो सकता है, तो कौन सा गैस इजीली लिक्विफाइड हो सकता है? वैसा गैस आसानी से लिक्विफाइड हो सकता है जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग हो जिस गैस का। अब खुद से सोचो कि अगर हम कहेंगे SO2 गैस और H2 गैस, ठीक है, या HCl गैस और H2 गैस, अब खुद से बताओ, है ना? HCl और HCl मॉलिक्यूल के बीच डायपोल डायपोल इंटरेक्शन काम करेगा, जबकि H2 और H2 के बीच लंडन या डिस्पर्सन फोर्स काम करेगा। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग फोर्स हुआ? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब HCl और HCl मॉलिक्यूल्स के बीच जो है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स काम करेगा। मतलब HCl गैस आसानी से लिक्विफाइड होने वाला गैस है कंपैरेटिवली H2 के। इसका मतलब है कि HCl गैस का ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, H2 गैस की तुलना में, है ना? और HCl गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर भी अधिक होता है। यानी जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस गैस के बीच मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, वो गैस इजीली लिक्विफाइड होगा, उसका एड्जॉर्प्शन भी अधिक होगा। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है मालूम है? एक वैसा टेम्परेचर किसी भी गैस के लिए, एक वैसा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है कि जिस टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पर कितना भी प्रेशर आप अप्लाई कर दीजिए उस गैस पर, वो गैस लिक्विड में चेंज नहीं होगा। मान लो कोई गैस है, ठीक है, H2 या O2 कोई भी गैस, उसको प्रेशर देंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाता है।
लेकिन एक टेम्परेचर भी यहाँ मेंटेन करना होगा हमें। अगर वो टेम्परेचर मान लो जैसे H2 गैस है, तो H2 गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 33 केल्विन है। 33 केल्विन यानी -240 डिग्री सेल्सियस, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है H2 गैस का 33 केल्विन। अगर 33 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर है, 34 केल्विन 35 केल्विन अगर हो गया H2 गैस का, तो कितना भी प्रेशर लगा दीजिएगा H2 गैस लिक्विफाइड नहीं होगा। यानी कि ऐसा टेम्परेचर तो है ना कि जिससे एबव टेम्परेचर पर कितना भी प्रेशर लगाएंगे गैस लिक्विड में चेंज नहीं होगा, वही टेम्परेचर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक होगा वो गैस आसानी से लिक्विफाइड हो सकता है। समझ गए बात को? चलिए, रिवर्सिबल नेचर। फिजिजॉर्प्शन जो है, अगर किसी सॉलिड के सरफेस पर गैस का एड्जॉर्प्शन होता है, गैस का एड्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, तो समझिए कि वो फिजिजॉर्प्शन अगर है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, तो आसानी से रिवर्स हो सकता है। जैसे गैस एड्जॉर्बेट हो गया, सॉलिड एड्जॉर्बेंट हो गया। इस सॉलिड के सरफेस पर गैस एड्जॉर्ब हो गया, इसको हम ऐसे लिखेंगे गैस, फिर यहाँ पर स्लैश यानी डैश दे दिए जो फेज बाउंड्री को दर्शाता है, फिर सॉलिड। इसका मतलब हुआ कि सॉलिड के सरफेस पर गैस एड्जॉर्ब हुआ है, प्लस हीट, यानी चूंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है एड्जॉर्प्शन का, तो गैस सॉलिड के सरफेस पर आकर एड्जॉर्ब होगा और साथ ही साथ हीट रिलीज करेगा। ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। देखो यहाँ रिवर्सिबल का साइन दिया है। आप केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़े होंगे, ली चैटेलियर प्रिंसिपल है ना। यहाँ पर आपका ली चैटेलियर प्रिंसिपल काम करेगा। अगर मान लो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किस दिशा में शिफ्ट करेगा? इंडोथर्मिक के डायरेक्शन में। चूंकि गैस सॉलिड पर एड्जॉर्ब हुआ तो गैस सॉलिड प्लस हीट, ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक, यानी गैस का सॉलिड पर एड्जॉर्ब होना एक्सोथर्मिक, और सॉलिड गैस, सॉलिड के सरफेस पर गैस का एड्जॉर्ब है, अगर हीट करेंगे तो फिर बैक आ जाएगा, ये हो जाएगा इंडोथर्मिक। समझे? यहाँ एक्सोथर्मिक लिखे या इंडोथर्मिक है। क्लियर हुआ? मतलब क्या, ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन इंडोथर्मिक के डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, यहाँ देखते हैं हीट रिलीज हुआ है ना, तो क्या गैस जो सॉलिड पर जमा हुआ है, क्या यहाँ हीट की आवश्यकता पड़ी है हमें? नहीं पड़ी है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये तो टेम्परेचर नहीं लेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये रिवर्स है। इसका मतलब कि सॉलिड के सरफेस पर गैस अगर एड्जॉर्ब है, अगर हीट किया जाए इसको, ये बैक हो जाएगा, यानी सॉलिड के सरफेस से गैस अलग हो जाएगा। तो अगर आप हीट करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, क्योंकि इंडोथर्मिक के डायरेक्शन में शिफ्ट होना है। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड के सरफेस पर जो गैस एड्जॉर्ब है वो डिजॉर्ब हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। इतना समझे? इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट करो। हम आगे तब तक इसके पूरे बोर्ड को मिटाते हैं, फिर इसके रेस्ट बचे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख देते हैं, फिर उसे आप नोट कर लीजिएगा। बच्चों, फिजिकल एड्जॉर्प्शन का रेस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर हमारा फिनिश्ड होता है। तो जो हम पीछे समझा चुके हैं फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गया, और साथ ही साथ समझो डिफरेंस भी होते जा रहा है। अभी केवल फिजिकल एड्जॉर्प्शन खत्म हुआ है, फिर इसी तरह हम लोग केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में भी लिखेंगे, टैक्स हमारा फिनिश्ड हो जाएगा। और देखो क्या लिखे हैं, सो पीछे तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वीक वैन वाल फोर्स काम करता है एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच, ठीक है, और वो रिवर्सिबल नेचर का होता है, क्योंकि वहाँ वीक फोर्स काम करता है, इसलिए उसको आसानी से हम लोग अलग कर सकते हैं एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट को। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देंगे, हीट करेंगे, एड्जॉर्ब लेयर अलग हो जाएगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक समझो, जो थोड़ा देर पहले समझा चुके हैं, कि जो इजीली लिक्विफाइड होने वाला गैस होगा, यानी जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक होगा, यानी जिस गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स काम कर रहा होगा, वही गैस एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर आसानी से एड्जॉर्ब होगा और ज़्यादा मात्रा में भी एड्जॉर्ब होगा। जो गैस आसानी से लिक्विफाइड नहीं हो सकता है, जिसका इंटरमॉलिकुलर फोर्स वीक है, उसका एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट कम होगा। जैसे एक उदाहरण समझो कि
अगर हम लोग 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल ले लेते हैं, 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल, तो 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल जो है वह SO2 के ज़्यादा मात्रा को एब्जॉर्ब करेगा बनिस्बत मीथेन के, और मीथेन ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। यानी यहाँ 3 गैस है, SO2 एक उदाहरण लिए, एक मीथेन CH4 और एक है H2। SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर, TC का मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर 630 केल्विन होता है। मीथेन का क्रिटिकल टेम्परेचर 190 केल्विन होता है, और H2 यानी हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर 33 केल्विन है। तो सबसे अधिक क्रिटिकल टेम्परेचर SO2 का है, तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा, यानी ये इजीली लिक्विफाइड होने वाला गैस है। इसका मतलब ये ज्यादा मात्रा में चारकोल के सरफेस पर एड्जॉर्ब होगा। CH4 SO2 की तुलना में कम एड्जॉर्ब होगा, जबकि H2 SO2 और CH4 दोनों की तुलना में और कम एड्जॉर्ब होगा। इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, क्योंकि हम जानते हैं एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, चाहे फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो या केमिकल एड्जॉर्प्शन। लेकिन एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुआ हीट के फॉर्म में, तो चूंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वीक वान डेर वाल्स फोर्स काम करता है एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच, तो वहाँ कम एनर्जी रिलीज होगा, केवल 20 से लेकर के 40 किलो जूल तक एनर्जी रिलीज होता है। नो एक्टिवेशन एनर्जी, चूंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या है, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच एक यूनिवर्सल फोर्स, वीक वान डेर वाल्स फोर्स काम करता है। उस फोर्स के लिए हमको कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करना पड़ रहा है, इसीलिए कोई भी सॉलिड सरफेस पर कोई भी गैस आकर के थोड़ा ही मात्रा में हो, कम प्रेशर पर आके एड्जॉर्ब जरूर हो जाएगा। वहाँ हमको एक्सटर्नली कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करना पड़ेगा फिजिकल एड्जॉर्प्शन कराने के लिए। इसका मतलब कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है फिजिकल एड्जॉर्प्शन में। यहाँ वही लिखा हुआ है, नो एक्टिवेशन एनर्जी, पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ एड्जॉर्प्शन समझा चुके हैं कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होगा, इसके सरफेस पर एक लेयर आके चिपकेगा, फिर ऐसा है कि दूसरा लेयर तीसरा लेयर नहीं चिपकेगा, बिल्कुल चिपकेगा, क्योंकि वीक वान डेर वाल्स फोर्स तो यूनिवर्सल फोर्स है। एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच यहाँ पर एक लेयर बना, अब एड्जॉर्बेट जो है ना खुद से अपने ऊपर एड्जॉर्बेट के दूसरे मॉलिक्यूल को ही और एड्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि यूनिवर्सल फोर्स होता है, हर जगह काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसके ऊपर कई सारे लेयर्स बन जाएंगे एड्जॉर्बेट के, तो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर हो गया। यहाँ लिखा मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। सरफेस एरिया, ये हम जानते हैं कि सरफेस एरिया जितना अधिक होगा एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट उतना अधिक होगा, ठीक है। और अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं गैस का, एड्जॉर्बेट का अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन का रेट अधिक होगा। लास्ट लाइन यही लिखा हुआ है, द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ एड्जॉर्बेट। अगर एड्जॉर्बेट के प्रेशर को अगर हम बढ़ाते हैं, यानी गैस जो ऊपर से एड्जॉर्ब होना है, अगर उसके प्रेशर को बढ़ाएंगे यानी गैस पर अधिक प्रेशर लगाएंगे, तो सीधी सी बात है एड्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाएगा। अब सपोज करो ये खुला हुआ सरफेस है, मान लो गैस पर हम प्रेशर नहीं लगाए हैं, आके धीरे 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 एड्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन अगर प्रेशर लगा देंगे तो क्या होगा, तेजी से एड्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिजिकल एड्जॉर्प्शन खत्म हो गया, अब केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में नोट कर लेते हैं। डिफरेंस और केमिकल एड्जॉर्प्शन ऑलरेडी हम पूरा समझा चुके हैं, केवल लिखना बाकी, आपको नोट करना बाकी है। बच्चों यहाँ पर मैंने अभी केमिकल एड्जॉर्प्शन यानी केमीजॉर्प्शन के डेफिनेशन को यहाँ लिखा है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ लिखा है। अभी और कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी है, तो पीछे फिजिकल एड्जॉर्प्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, अभी केमिकल का पढ़ रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो रहा है, साथ साथ डिफरेंस भी हो जाएगा, ठीक है। केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या है वो समझो। केमिकल एड्जॉर्प्शन को केमीजॉर्प्शन भी बोलते हैं, और क्या है ये वो समझो। When the molecules of adsorbate are held to the surface of adsorbent, ठीक है, यानी जब एडजॉर्बेट का मॉलिक्यूल्स एडजॉर्बेंट के सरफेस पर
केमिकल बॉन्ड्स जो कि कोवैलेंट भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है। तो जब एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्बेट का मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड बना लेता है, कोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं केमीजॉर्प्शन। ठीक है, अब समझो, केमीजॉर्प्शन इन्वॉल्व्स ए हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो केमीजॉर्प्शन के प्रोसेस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए केमिकल एडजॉर्प्शन को एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन भी कहा जाता है। अब आइए नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट देखो, हाईली स्पेसिफिक। फिजिकल एडजॉर्प्शन में लिखे थे हम लोग नॉन स्पेसिफिक, जबकि यहाँ क्या लिख रहे हैं, हाईली स्पेसिफिक। इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट के सरफेस पर कोई भी सब्सटेंस आकर के केमिकल बॉन्ड नहीं बना लेगा। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिक नेचर होगा कि जो भी एडजॉर्बेट इसके सरफेस पर आएगा तो सब तो बॉन्ड नहीं बना लेगा, कुछ फिजिकल एडजॉर्प्शन होकर रह जाएगा, लेकिन कई केसेज में ऐसा भी होगा कि वो उससे केमिकली रिएक्ट कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। इसलिए कहेंगे यहाँ पर कि ये हाईली स्पेसिफिक होगा, क्योंकि कोई भी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना लेगा। कुछ निश्चित ही है, कुछ डेफिनेट ही एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट है जो आपस में केमिकली रिएक्ट कर पाते हैं। इरिवर्सिबल नेचर, ये तो पीछे भी पढ़ चुके हैं। क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच। तो जब कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसको आप आसानी से अलग तो नहीं कर सकते हैं, वो इरिवर्सिबल नेचर का हो जाएगा। ठीक है, लिखें इरिवर्सिबल नेचर। सिंस केमिजॉर्प्शन इन्वॉल्व्स कंपाउंड फॉर्मेशन, इट इज यूजुअली इरिवर्सिबल इन नेचर। ये इरिवर्सिबल नेचर का होगा। केमिजॉर्प्शन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। केमिजॉर्प्शन का प्रोसेस भी क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, लेकिन ये प्रोसेस जो है स्लो होगा लो टेम्परेचर पर। यानी अगर टेम्परेचर कम हो तो केमिजॉर्प्शन का प्रोसेस स्लो, धीरे धीरे होता रहेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमिजॉर्प्शन का प्रोसेस का रेट जो है बढ़ जाएगा। जैसे केमिकल रिएक्शन में होता है ना कि अगर कोई रिएक्शन लो टेम्परेचर पर हम करा रहे होते हैं तो स्लो रेट से होता रहता है, लेकिन अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो उसका रेट फास्ट हो जाता है, क्योंकि इनिशियली जो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में उस यूज करने लगेगा। केमिकल सब्सटेंस जो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट, वो दिए गए एनर्जी को सबसे पहले केमिकल रिएक्शन कराने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है उसका इस्तेमाल कर लेगा वो टेम्परेचर का। हम कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन ऑफन इंक्रीजेज विथ राइज ऑफ टेम्परेचर। केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में ये बात हम बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो केमिकल एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। हाई एक्टिवेशन एनर्जी, ये तो अभी समझा है कि केमिकल एडजॉर्प्शन कराने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होगी। फिजिकल एडजॉर्प्शन में ऐसा कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए होता है। इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, ये भी पीछे पर है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में चूंकि वीक फोर्स काम करता है वहाँ कम एनर्जी रिलीज होगा, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। और NCERT में वो रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है 80 यानी 80 से 240 किलो जूल पर मोल लिखता है, जबकि दूसरे बुक्स में 200 से 400 किलो जूल पर मोल लिखता है। ठीक है, हमको NCERT का ही डाटा को मानना होगा, उसी को वैलिड करना होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा और बच गया है, उसको कंप्लीट करते हैं। बच्चों, ये कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिजॉर्प्शन का, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं, नोट कर लेंगे। यूनिमोलिकुलर लेयर, ये तो हम पीछे पढ़ाए थे कि ये जो आपका मान लो एडजॉर्बेंट है, इसके सरफेस पर गैस के मॉलिक्यूल आकर के फिजिकली एडजॉर्ब हो गया वान डर वाल फोर्स से, लेकिन ये फोर्स आगे ऊपर भी लेयर को तैयार कर सकता है। इसके ऊपर भी और भी मॉलिक्यूल्स के लेयर आके इस पर वीक वान डर वाल फोर्स से अटैच हो सकता है। ये उदाहरण हो गया फिजिकल एडजॉर्प्शन का। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा
कि एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स जो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आता है, एडजॉर्बेंट के कांटेक्ट में जो डायरेक्ट एडजॉर्बेंट का मॉलिक्यूल आएगा वो केमिकल बॉन्ड तो बना लेगा। अब इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल होगा वो तो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा नहीं, वहाँ केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब केमिकल बॉन्डिंग जब होगा तो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के वैसे मॉलिक्यूल्स के बीच होगा जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आया होगा और एक ही लेयर बना के छोड़ देगा, उसके ऊपर फिर केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा। तो ये यूनिमॉलिक्यूलर लेयर हो गया। सरफेस एरिया सेम बात, फिजिकल एडजॉर्प्शन में भी जो बताया गया था कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फिजिकल एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। केमिकल एडजॉर्प्शन में सेम बात बोलना है कि सरफेस एरिया अगर बढ़ता है तो केमिकल एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। और जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन में पढ़े थे कि प्रेशर बढ़ाने से फिजिकल एडजॉर्प्शन का रेट बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार केमिकल एडजॉर्प्शन में भी प्रेशर बढ़ाने से केमिकल एडजॉर्प्शन का रेट भी बढ़ जाता है। इस प्रकार ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गया फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन का, और साथ ही साथ उसका डिफरेंस भी हो गया कि अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन का डिफरेंस, तभी जो हम दोनों का पॉइंट्स लिखा है उसको अलग अलग लिख लीजिएगा, हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है बच्चों, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों अब हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन को ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, ग्राफिकली। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इससे एक बार IIT JEE में क्वेश्चन पूछ भी चुका है, अभी बताएंगे, लास्ट में हम लोग सब डिस्कस करेंगे कि सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा हुआ है, यानी क्वेश्चन बैंक का हम लोग डिस्कस करेंगे। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत आसान डायरेक्ट टिक लगाने वाला, जो कहानी सुना रहे सुनिए, कॉपी में नोट करते चलिए, सारा क्वेश्चन आपका NCERT से लेके किसी भी बुक का 100% सॉल्व हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए ग्राफ खींचते हैं, फिजिजॉर्प्शन के लिए, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, देखते चलो, है ना। ये हमारा मान लो 0 है, ये है एनर्जी का लाइन, ठीक है, और ये एक दूर डिस्टेंस हम ले लिए हैं, है ना, कि एडजॉर्बेंट के सरफेस से एडजॉर्बेंट काफी दूर है अभी। इनिशियली तो वही होगा, एडजॉर्बेंट का सरफेस है, एडजॉर्बेंट ऊपर में अपना घूम रहा है, यानी थोड़ी दूरी पर है वो, है ना। आ रही है बात समझ में? तो ये मान लेते हैं यहां पर डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, सरफेस से डिफरेंस डिस्टेंस जो है फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में मान लेते हैं कि एडजॉर्बेंट के सरफेस से एडजॉर्बेंट जो है दूर है, यहां पर है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही वो नजदीक आएगा, बात को समझ रहे ना, ये सरफेस है एडजॉर्बेंट का और ये आपका एडजॉर्बेंट का मॉलिक्यूल है, थोड़ा दूरी पर है, लेकिन जैसे ही ये नजदीक आएगा तो एनर्जी तो रिलीज होगा, है ना, एनर्जी तो रिलीज होगा मतलब माइनस में उसको हम दर्शाते हैं, घटेगा वो एनर्जी हमारा। तो जैसे ही ये नजदीक आएगा एनर्जी इसका डिक्रीज करेगा, ठीक है, नजदीक आएगा एनर्जी डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा एक मिनिमम पॉइंट तक जाएगा, वो एक मिनिमम पॉइंट तक जाएगा, ठीक है। समझ रहे ना यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? सो कि जब ये एडजॉर्बेंट के नजदीक आएगा तो इसमें धीरे धीरे एक वीक फोर्स काम करना शुरू करेगा। वीक फोर्स हो रहा है तो थोड़ा सा एनर्जी घटेगा, एनर्जी तो रिलीज होगा, यानी एनर्जी डिक्रीज करेगा, एनर्जी डिक्रीज करा दिए, है ना, डिक्रीज करके ऐसा थोड़ा ना जिंदगी भर डिक्रीज होता ही रहेगा, एक मिनिमम पॉइंट तक जाके डिक्रीमेंट उसका रुक जाएगा, यानी कहेंगे कि इस पॉइंट पर फिजिकल एडजॉर्प्शन हो गया, फिजिजॉर्प्शन कंप्लीट, ठीक है। अब अगर इसको हम एक मिनिमम डिस्टेंस पर आकर के वो एडजॉर्ब हो चुका है, वान डर वाल फोर्स से जुड़ चुका है, अगर इसको हम और नजदीक लाने की कोशिश करेंगे तो फिर वहां रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, और रिपल्सन जब स्टार्ट होगा तो एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगा,
फिर ये एनर्जी बढ़ना, जैसे देखो डिस्टेंस हम नजदीक लाए, एक इस डिस्टेंस पर ला करके, यहां से इस डिस्टेंस पर ला करके समझो ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन का डिस्टेंस है ना, इतना डिस्टेंस पर हमारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया, फिजिकल एब्जॉर्प्शन कंप्लीट। अगर इसको हम और नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन यहाँ तो हो चुका था, ठीक है, अब इससे नजदीक लाएंगे तो रिपल्सन स्टार्ट होगा, तो और एनर्जी ये बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर इसके ऊपर जो है ना, देख लो, इसको थोड़ा सा हम ऐसे बना देते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट के बाद ये फिर आपका बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया लाइन ग्राफ, किसके लिए, फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए। क्लियर है, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। कितना एनर्जी रिलीज हुआ, ये एनर्जी हमारा रिलीज हुआ, यही एनर्जी रिलीज हुआ ना, ये क्या कहलाएगा, ये बताओ, ये कहलाएगा डेल्टा एच फॉर फिजिजॉर्प्शन, यानी एनर्जी रिलीज्ड। क्लियर है। आइए, ये हो गया फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए। अब हम लोग केमिकल एब्जॉर्प्शन का ग्राफ समझते हैं। केमिजॉर्प्शन का ग्राफ समझो, ये आपका फिर वही एनर्जी का लाइन है, ये है एनर्जी का लाइन, ये पॉइंट आपका 0 है, ओरिजिन है ये 0। अब आइए समझो, ये हो गया आपका डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, ठीक है। जब केमिजॉर्प्शन के केस में भी एड्जॉर्बेंट के सरफेस से एड्जॉर्बेंट दूर होगा, ठीक है, तो वहां पर कोई अट्रैक्शन रिपल्सन अभी काम नहीं कर रहा है। लेकिन बॉन्डिंग के लिए तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ना, यानी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा तब तो बॉन्डिंग होगा। यानी कहने का मतलब कि उस रिएक्टिंग स्पेसीज के पास पहले से ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ये हो गया हमारा एक्टिवेशन एनर्जी जो मिनिमम चाहिए। बात को समझो, रिएक्टिंग स्पेसीज को चाहिए उतना एनर्जी, है ना। इसको आप इनपुट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बोल सकते हैं, इनपुट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इनपुट समझते हैं, रिएक्शन कराने के लिए, यानी एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच जो बॉन्डिंग होगा तो उसके लिए मिनिमम इनपुट तो चाहिए, रिएक्टिंग के पास उतना एनर्जी रहेगा तो फिर बॉन्डिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं वो मिनिमम इनपुट जो है एनर्जी का इतना है, यहाँ पर अभी हमारा वो एड्जॉर्बेट, ठीक है। अब उसको जैसे ही नज़दीक लाएंगे तब तो बॉन्डिंग होगा। बात समझ रहे ना, कि रिएक्टिंग स्पेसीज जो है, मान लो जो एड्जॉर्बेट है उसके पास पहले से इतनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो बॉन्डिंग कर सके। वो मान लेते हैं इनपुट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इतना है, ठीक है। अब अगर वो एड्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल नज़दीक आएगा तब तो बॉन्डिंग होगा। तो जब नज़दीक आएगा, ठीक है, तो उसका एनर्जी तो घटेगा, क्योंकि जैसे ही नज़दीक आएगा बॉन्डिंग स्टार्ट होने वाला होगा, स्टार्ट हो रहा होगा, तो एनर्जी डिक्रीज करता है बॉन्डिंग के दरमियान। इस एनर्जी को इधर लाइए, ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। और डिक्रीज करते करते वो 0 तक पहुंचेगा, और वो घटेगा, घटते माइनस में जाएगा। अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट, यहां पर आपका केमिकल एड्जॉर्प्शन स्टार्ट,
यहां पर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच केमी-जॉर्प्सन हो गया। बात को समझो, इनपुट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी यानी बॉन्डिंग से पहले भी रिएक्टिंग स्पेसीज के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर, तब तो वो बॉन्डिंग करेगा। नहीं समझे? तो मान लो यहां पर है, ठीक है, वो घटना शुरू हुआ, क्योंकि जैसे ही नजदीक आएगा यानी डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, सरफेस से डिस्टेंस जैसे ही नजदीक करेंगे तो एनर्जी तो घटेगा। एनर्जी घटते गया घटते गया, घटते घटते जीरो आ गया। और चूंकि हम जानते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो एनर्जी जाएगा माइनस में, रिलीज करेगा, तो जीरो से भी नीचे चला गया। घटते 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 चूंकि इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन में, तो देख रहे हैं ना फिजिकल एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा ही नीचे किए हैं, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में आप ज्यादा नीचे करिएगा क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो ये घटते 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 यहां पर आ गया। अब ये जो एनर्जी है आपका, ये जो घटा, यही ना हमारा डेल्टा एच कहलाएगा। डेल्टा एच फॉर केमी-जॉर्प्सन, यानी यहां भी एनर्जी रिलीज ही हुआ है, कंपैरेटिवली ज्यादा रिलीज हो गया कहो यहां पर। तो फिजिकल में तो थोड़ा सा ही डिक्रीज करेगा क्योंकि ये वीक फोर्स है, केमिकल एब्जॉर्प्शन में ज्यादा डिक्रीज करेगा। अब देखो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या था, थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस था, क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट बहुत नजदीक आने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा दूर भी रहेगा, क्योंकि वीक फोर्स है तो वो वहां पर अट्रैक्शन वान डेर वाल्स फोर्स काम करेगा। इसलिए देख रहा है यहीं पर आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन दर्शा रही है, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में देखिए ये बहुत नजदीक चला गया है। ये देखो यहाँ इतना बड़ा डिस्टेंस है तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो गया, यहाँ देखो बहुत नजदीक आ गया है, ये बहुत ही नजदीक आ गया है यहाँ पर देखो। यानी कहने का मतलब कि सरफेस के बहुत नजदीक आ जाएगा रिएक्टिंग एडजॉर्बेट, ठीक है, तो वहां पर बॉन्डिंग होगा, केमी-जॉर्प्सन होगा। फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, थोड़ा दूर ही रहेगा, वीक फोर्स है, थोड़ा दूर से भी काम करेगा वान डेर वाल्स फोर्स। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग के लिए तो बहुत नजदीक डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तब तो बॉन्डिंग होगा, तो काफी नजदीक वो आ जाएगा, ठीक है। तो घटते 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 डेल्टा एच इतना घट गया। अब अगर इससे नजदीक लाने की कोशिश करेंगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगा, है ना। एक डेफिनेट, जैसे मान लो दो एटम है, ये दूर है, ठीक है, दूर है मान लो, तो कोई बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही नजदीक आएगा, जैसे ही नजदीक आएगा, जैसे ही नजदीक आएगा, तो लास्टली क्या होगा, ओवरलैप करेगा। ओवरलैप भी करेगा तो एक निश्चित डिस्टेंस तक ही ओवरलैप करेगा, ऐसा नहीं कि हम उसको कंप्लीटली ओवरलैप दर्शा देंगे। एटम एक दूसरे में इंटर कर गया, ओवरलैप कर गया, बॉन्डिंग हो गया, अब उससे नजदीक लाएंगे तो फिर रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। तो यही वो डिस्टेंस है जहां पर वो बॉन्डिंग कर चुका है, केमी-जॉर्प्सन हो चुका है। अब अगर इससे हम नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, नजदीक लाएंगे, फिर इस सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा, ये बढ़ते 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 बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा वो, ठीक है, ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? ये हो गया केमी-जॉर्प्सन का। इतनी बात समझ में आ गई। अब मजे की बात सीखो यहाँ पर कि भाई फिजिकल एब्जॉर्प्शन तो हो गया, अलग से समझा दिए, केमिकल एब्जॉर्प्शन भी समझा दिए। अब एक चीज मजे की बात सीखो यहाँ पर कि जब भी कोई केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा ना, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन से पहले फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन होते हुए केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है। यानी फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन मिलजुल कर काम करता है ना। फिजिकल एब्जॉर्प्शन केवल संभव है कि मान लो कोई सरफेस है, उसके मतलब एडजॉर्बेंट का सरफेस है, इस पर आकर के गैस एडजॉर्ब हो गया, वीक वान डेर वाल्स फोर्स से जुड़ गया, हो गया काम खत्म, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। लेकिन जब केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा तो खुद से सोचो कि केमिकल एब्जॉर्प्शन में तो दूर में मान लो यहाँ पर आपका एडजॉर्बेट है, नजदीक आएगा तो सबसे पहले तो इसके सरफेस पर वो फिजिकली ही एडजॉर्ब होगा, फिर इसके बीच रिएक्शन होगा तब ना केमिकल बॉन्ड होगा। यानी केमिकल एब्जॉर्प्शन होने से पहले भी फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है। यानी केमी-जॉर्प्शन केवल सिंगल कहेंगे केमी-जॉर्प्शन हो रहा है तो ये नहीं है। सॉलिड सरफेस पर एडजॉर्बेट जो है पहले फिजिकली एडजॉर्ब होगा,
अगर उसके बीच केमिकल बॉन्डिंग नहीं होता है तो केवल फिजिकल एड्जॉर्प्शन होकर रह गया। लेकिन अगर बॉन्डिंग हो गया तो बॉन्डिंग से पहले क्या हुआ था, फिजिकल एड्जॉर्प्शन हुआ था ना। फिजिकल एड्जॉर्प्शन होने के बाद पता चला अरे ये तो केमिकल बॉन्डिंग भी कर सकता है, ये तो रिएक्ट करने लगा आपस में, रिएक्शन करके केमिकल बॉन्डिंग दर्शाने लगा। तो अब हम लोग दोनों को कंबाइंडली एक ग्राफ से बनाएंगे, ठीक है। साइंटिस्ट को भी ऐसा लगा अरे ये तो केमिकल एड्जॉर्प्शन हो रहा है, इससे पहले फिजिकल एड्जॉर्प्शन ये दर्शा रहा था। यानी कोई भी केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होगा, केमिकल एड्जॉर्प्शन से पहले वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन दर्शाएगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन होते हुए केमिकल में चेंज होगा वो। तो कंबाइंड ग्राफ देखो कैसे हम लोग खींचेंगे इसमें। कंबाइंड ग्राफ हम लोग खींचेंगे, दोनों को एक साथ मर्ज कर दीजिए। ये ओरिजिन हो गया हमारा 0 एनर्जी, ये एनर्जी का लाइन है, ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस। दूर है, काफी दूर है मॉलिक्यूल सब। पहले ये क्या करेगा, नजदीक आएगा, नजदीक आएगा तो क्या दर्शाएगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। पहले मिनिमम पॉइंट तक गया, फिर बढ़ने लगेगा, फिर बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट तक ही जाएगा, फिर वहां से वो घटेगा और घट करके फिर एक मिनिमम पॉइंट तक जाएगा जहां केमिजॉर्प्शन होगा, फिर वो हमारा बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारा और बढ़ाएंगे तो और बढ़ते चला जाएगा, उस तरह का। देखो अब क्या हुआ सो, ये डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से काफी दूर है। पहले फिजिकल एड्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, पहले फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो गया, ये हमारा हो गया डेल्टा H फॉर फिजिजॉर्प्शन। और इतने डिस्टेंस पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन हुआ है, ठीक है। अब अगर उससे हम यहां पर हो गया, ये हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन का पॉइंट है, फिजिजॉर्प्शन। बात को समझ रहे ना कि एड्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट के सरफेस से दूर है, वो नजदीक आया, पहले फिजिकल एड्जॉर्प्शन सबसे पहले होगा, नजदीक आएगा तो एक फोर्स वहां पर ऑटोमेटिक काम करने लगेगा। यानी जैसे ही फोर्स काम करेगा तो एनर्जी तो घटेगा, तो जितना एनर्जी घटेगा वो हमारा डेल्टा H होगा फिजिजॉर्प्शन के लिए नेगेटिव, जो घट रहा है वो, ठीक है, घट रहा है वो। तो यहाँ पर मान लो इतना डिस्टेंस पर, यानी इतना डिस्टेंस पर यहाँ था, इतना डिस्टेंस घटते 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 नज़दीक आया, एक फोर्स लगने लगा, एनर्जी रिलीज हो रहा है, इतना डिस्टेंस पर आ गया। मान लो यहाँ पर सपोज करो ये हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो गया, ये डिस्टेंस जो है ये वाला है। अब अगर हम इससे और नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे तो बॉन्डिंग स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। नज़दीक लाने की पहले तो क्या होगा, इतना दूरी पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, मान लो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सोचो। अब अगर उसको नज़दीक लाएंगे तो फिर वहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, रिपल्सन स्टार्ट होगा। रिपल्सन स्टार्ट होगा तो एक एनर्जी बढ़ते 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 एक पॉइंट तक पहुँचेगा, और उस पॉइंट पर पहुँचने के बाद फिर पता चला कि अरे वो केमिकल बॉन्डिंग शुरू कर दिया। समझ रहे हैं ना, फिजिकल एड्जॉर्प्शन यहाँ पर मान लो होने लगा, फिर नज़दीक लाए, रिपल्सन स्टार्ट हुआ तो फिर एनर्जी बढ़ने लगा, वो नज़दीक आ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, एक ऐसे डिस्टेंस पर आ गया तो पता चला कि केमिकली ये रिएक्ट करने लगा, ठीक है। केमिकली रिएक्ट करने लगेगा तो फिर वहाँ से एनर्जी तो घटने लगेगा, तो फिर एनर्जी ये घटने लगा, घटते 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 एक न्यूनतम पॉइंट पर चला जाएगा, तो पता चला यहाँ पर केमिजॉर्ब हो गया, यानी केमिकली एड्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पता चला इतना एनर्जी हमारा घट चुका है, ये हो गया डेल्टा H फॉर केमिजॉर्प्शन। तो वैसे भी पीछे हम इस चीज को पढ़े हैं ना कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में इंथैल्पी जो होगा, इंथैल्पी ऑफ फिजिजॉर्प्शन कम होगा, कम एनर्जी रिलीज होता है, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। फिजिकल एड्जॉर्प्शन इतनी दूरी पर हो गया, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन मात्र इतने ही डिस्टेंस पर हुआ है, यानी केमिकल एड्जॉर्प्शन में तो और नज़दीक हो गया एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट, जबकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में दूर था, केमिकल एड्जॉर्प्शन में नज़दीक। वहाँ जब बॉन्डिंग हो गया तो ये केमिजॉर्ब हो चुका है, यानी एड्जॉर्बेंट इस पॉइंट पर आकर के सरफेस से केमिकली बॉन्ड बना चुका है। अब अगर इससे नज़दीक लाएंगे और नज़दीक करेंगे
इसके नजदीक ला रहे हैं तो फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगा, बढ़ते बढ़ते बहुत ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अगर हम दोनों को मर्ज कर दें तो ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन बढ़ते 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 ये ऊपर चला गया, ये देखो ऊपर चला गया। केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा, ये इनपुट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, ये देखो यहां आ जाएगा, ये है ना, ये हमारा क्या होगा, इनपुट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये हो गया फिजिकल एड्जॉर्प्शन का ग्राफ, ये हो गया हमारा केमिकल एड्जॉर्प्शन का ग्राफ, अलग अलग। ठीक है, अब दोनों को हम एक साथ यहां दर्शा दिए। देखो फिजिकल एड्जॉर्प्शन पहले हुआ, एक मिनिमम पॉइंट तक हमारा जा करके वो फिजिकली एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी इतना एनर्जी डिक्रीज हुआ फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए, जो कि सरफेस से थोड़ा दूर है। अगर उसको हम और नजदीक ले जाएंगे तो फिर वो रिपल्सन के कारण उसका एनर्जी बढ़ने लगेगा। केवल फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ ले जाए, लेकिन हम जानते हैं क्या है कि अगर मान लो कि केवल फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, केवल फिजिकल एब्जॉर्प्शन, तब तो ये ग्राफ हमारा हो गया। केवल केमिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है तब तो ये ग्राफ हो गया। लेकिन अगर किसी प्रोसेस में पहले फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है फिर केमिकल एब्जॉर्प्शन अगर होता है, उसके लिए ग्राफ हो गया। यहां से पहले फिजिकली एब्जॉर्ब होगा, फिर नजदीक लाएंगे उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, एक और नजदीक लाने पर पता चला कि वो केमिकली बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया, फिर उसका एनर्जी घटने लगेगा, घट करके मिनिमम पॉइंट तक जाएगा जहां पर केमिकल बॉन्ड बना लेगा। अगर उससे और नजदीक लाने की कोशिश करेंगे तो फिर उसका एनर्जी बढ़ने लगेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई इतनी बात? चलो, ये ग्राफ हो गया फिजिकल के लिए, ये केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए, केवल ये फिजिकल के साथ साथ केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए, है ना। मेन हमारा लाइन जो सॉलिड लाइन खींचे हैं यही हमारा ग्राफ है। ये तो डॉटेड लाइन खींचे हैं कि अगर फिजिकल होगा तो ऐसा, अगर केमिकल होगा तो ऐसा, और फिजिकल के साथ साथ केमिकल होगा तो ऐसा। दैट्स इट, इतनी बात समझ गया? काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ था, अच्छा लगा होगा आप लोग को निश्चित रूप से। काफ़ी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आके आपका क्लियर हो गया होगा। जो पीछे हम लोग पढ़े फिजिकल केमिकल एब्जॉर्प्शन, उसको हम लोगों ने यहाँ पर ग्राफ से भी समझ लिया। एनी प्रॉब्लम? शुड बी नॉट, नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो बच्चों, अच्छा लगा आप लोग को तो एक बार इसको बढ़िया ढंग से सुन लेना है, समझ लेना है, क्योंकि पहले ही बता चुके ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है, केवल कहानी की तरह सारी बात को सुनना है। वर्ड्स पर जो हम बोलते हैं उसको ध्यान से सुनना है, सोचना है, तो ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जो बोर्ड पर हम लिख देते हैं कहानी, बेटा उसको नोट्स के रूप में नोट करते चलो। कोई उपाय है? या तो हम बोलेंगे आप नोट करिएगा, बेकार का चीज़, थोड़ा स्लो फास्ट हो जाइएगा। वैसे में कुछ लोग वैसे क्या करते हैं, हम सारे एक्सप्लेनेशन को समझा देते हैं, है ना, सब कुछ बोल देते हैं, आप सुन लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, या नोट करने के बाद फिर से सुनिए, सामने में कॉपी रहेगा, पढ़ते रहिएगा और सुनते रहिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ भी करो, एनी हाउ आपकी ये ड्यूटी है कि आप चीज़ को समझें। कैसे समझेंगे, कितना मेहनत करेंगे, ये आपको खुद से डिस्कवर करना होगा। इसके लिए कोई मार्केट में बुक नहीं आता है कि हम आपको सिखाएंगे बेटा ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। अपनी सुविधा के अनुसार खुद से सोचो कि कैसे आप पढ़िएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझ सके, आसानी से समझ सके। ये खुद से डेवलप करना होगा, ठीक है। और मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। आपके जगह पर कोई दूसरा स्टूडेंट आके एग्ज़ाम नहीं देगा, आप ही को पढ़ना है, आप ही को मेहनत करना है। हम तो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं ना, आपको देना है, इसलिए आपको मेहनत करने की सख्त ज़रूरत है। और ये छोटो इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अच्छा लग रहा होगा, इसको बोरिंग समझ सकते हैं, यार न्यूमेरिकल नहीं है इसमें क्या पढ़े, ये वो दिस दैट, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है ना। न्यूमेरिकल नहीं, फिर भी ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है हमारा। आप सुनिए तो थोड़ा मन तो लगाइए चैप्टर में, कोई बोरिंग नहीं है, इतने अच्छे से समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनो, पढ़ो, नोट्स बनाते चलो, फिर से एक बार नोट्स को पढ़ो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है बच्चों। न्यूमेरिकल इसमें नहीं आता है, इतनी बात समझ गए? ओके, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फैक्टर्स पढ़ेंगे, यानी कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पर एड्जॉर्प्शन वेरी करेगा या डिपेंड करेगा। कोई तो ऐसा फैक्टर होगा जिस पर एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता होगा, उस फैक्टर में अगर चेंजिंग ला दे, एड्जॉर्प्शन चेंज हो सकता है, उसका रेट बदल सकता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से
डिस्कस करेंगे। फ्रिंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोबार्स के बारे में स्टडी करेंगे। ऐसे कई सारे और भी टॉपिक्स हैं। आप अगर बुक देखते होंगे तो आगे का टॉपिक आपको नाम कम से कम पढ़ के समझ सकते हैं कि ये सब टॉपिक हमें पढ़ना है, ये सब टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अच्छा है, ओके ना, थैंक यू, ओके, चलो हैव ए नाइस डे।